जिन लोगों ने नैतिकता के साथ धोखा किया है, समाज उसे कभी माफ़ नहीं किया है। नैतिकता के कारण समाज ने रावण को अगर कभी माफ़ नहीं किया तो समाज ने विभीषण को भी कभी माफ़ नहीं किया। आज हम लोग नैतिकता मानव अंतराफलक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले नैतिकता के बारे में जानेंगे, फिर मानव के बारे में जानेंगे और अंत में इन दोनों के बीच अंतराफलक को जानेंगे। तब हमारे इस विषय पर हमारी समझ ज़्यादा गहरी हो पाएगी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नैतिकता क्या है। दोस्तों, किसी भी देश को संचालित करने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। किसी भी प्रशासन को संचालित करने के लिए नियम, कानून, विनियम की ज़रूरत होती है। किसी भी खेल को संचालित करने के लिए नियम की ज़रूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने के लिए प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। किसी संस्था को संचालित करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत होती है। ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें इनको संचालित करने के लिए मानक हैं। संविधान, कानून, नियम, विनियम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रोटोकॉल, ये सभी चीज़ें क्या है? इनको संचालित करने के लिए मानक हैं। फिर समाज को संचालित करने के लिए भी कोई मानक होने चाहिए। समाज में व्यक्ति का व्यवहार उचित है या अनुचित है, उचित व्यवहार व्यक्ति कैसे करें, इस बात को देखने के लिए, निर्धारित करने के लिए कोई मानक होने चाहिए। वही मानक है नैतिकता। दूसरी बात कि संविधान, नियम, कानून, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, प्रोटोकॉल कितने भी अच्छे क्यों न हो जाएं, अंततोगत्वा जो सर्विस डिलीवरी जहाँ पर होती है, जहाँ पर सेवा प्रदान किया जाता है, उस लेवल पे कुछ न कुछ गैप रह जाता है। दूसरा, इसको संचालित करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, चूँकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होते हैं, तो व्यक्ति का व्यवहार वहाँ महत्वपूर्ण होता है। यानी एक ही प्रकार के संविधान होने के बावजूद भी सरकारें अलग अलग प्रकार का व्यवहार करती हैं। एक ही प्रकार के नियम कानून होने के बावजूद भी प्रशासन अलग प्रकार का व्यवहार करता है। तो उनके व्यवहार को नियमित करने के लिए, उनके व्यवहार को उचित और अनुचित के मानक में ढालने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे ही नैतिकता कहते हैं। ये तो थे नैतिकता की सामान्य बातें, लेकिन औपचारिक रूप से नैतिकता के दो अर्थ लिए जाते हैं, यानी इथिक्स के दो अर्थ लिए जाते हैं। पहला एक विषय के रूप में, जिसे इसे नीतिशास्त्र कहते हैं, और दूसरा एक मानक के रूप में, यानी समाज में मनुष्य के व्यवहार में उचित अनुचित का निर्धारण करने वाले मानक। आइए सबसे पहले देखते हैं एक विषय के रूप में एथिक्स। एक विषय के रूप में एथिक्स का हिंदी है नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र को वास्तव में मोरल फिलॉसफी कहा जाता है। इसमें दो शब्द आए हैं, मोरल और फिलॉसफी। मोरल मतलब हो गया उचित और अनुचित का विचार, और फिलॉसफी हो गया विचार और विश्वास का अध्ययन। अगर दोनों को मिला देंगे तो नीतिशास्त्र का अर्थ हो जाएगा मानव व्यवहार में उचित अनुचित के विचार और विश्वासों का अध्ययन। यह विषय एक नॉर्मेटिव विषय है। नॉर्मेटिव विषय किसे कहते हैं? ये साधारण सी बात है। जब आपको कोई आदर्श के रूप में कुछ कहा जाएगा कि लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो जहाँ चाहिए शब्द हो जाएगा उसे नॉर्मेटिव विषय कहते हैं। दूसरा, ऐसा विषय जिसमें नॉर्म्स निर्धारित किए जाते हैं, मानक निर्धारित किए जाते हैं, ऐसे विषय को भी नॉर्मेटिव कहते हैं। आइए अब देखते हैं एक मानक के रूप में एथिक्स, यानी नैतिकता। तो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार में उचित और अनुचित के विचार और विश्वास से संबंधित मानक को नैतिकता कहते हैं। ये मानक कैसे निर्धारित किए जाते हैं? कुछ मानक संविधान के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि आपके मूल कर्तव्य हैं या आपकी प्रस्तावना है। उसमें कहते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, कहते हैं ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बंधुता, ये सब चीज़ें जो है ये आदर्श के रूप में रखे गए हैं, ये मानक के रूप में गए हैं। तो नैतिकता का एक स्रोत संविधान भी होता है, नैतिकता का एक स्रोत कानून भी होता है, और नैतिकता का एक स्रोत हमारी परंपरा भी होती है। तो नैतिकता का अगर उदाहरण लें तो नैतिकता के उदाहरण में आप ले सकते हैं जैसे व्यक्तिगत हित पर सार्वजनिक हित को महत्व देना,
परोपकार, करुणा, दया, ममता, सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या है? दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारना, सह अस्तित्व को ही सहिष्णुता कहते हैं। आपसे अलग कोई विचार रखा हुआ है, आपसे अलग कोई मान्यता रखता है और उसको आप अगर स्वीकारते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो ये सहिष्णुता। तो ये सभी चीज़ें नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। आपके कोर्स में जो नैतिकता के बारे में जो सिलेबस में दिए गए हैं उसमें देख लीजिए, उसमें जैसे है सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर पक्षपात, वस्तुनिष्ठता, जनसेवा के प्रति समर्पण, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा, जवाबदेही और ईमानदारी। तो हम लोगों ने देखा कि नैतिकता या तो उचित और अनुचित का अध्ययन है या तो उचित अनुचित का मानक है, और दोनों ही स्थिति में यह व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का, यहाँ गौर करने की बात है, व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से आप किसी कार्य को करते हैं और उससे समाज को कोई सरोकार नहीं होता है, तो वहाँ हम नैतिकता की बात नहीं करते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए आप कोई रेस्टोरेंट गए खाने के लिए, तो रेस्टोरेंट में आप चाउमीन का ऑर्डर करें या मोमोज का ऑर्डर करें, ये इसमें कोई नैतिकता की बात नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर अगर वेटर के साथ आपका व्यवहार उचित नहीं है, अगर आपके वहाँ पर बैठने और चीखने चिल्लाने, लड़ाई झगड़ा करने, इन सब की बातें हो रही हैं, तो माना जाएगा कि वहाँ पर आप नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपका यह व्यवहार सामाजिक व्यवहार है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि नैतिकता का संबंध सामाजिक या सार्वजनिक कार्य व्यवहार से है, व्यक्तिगत व्यवहार से नहीं है। व्यक्तिगत व्यवहार में हम आएंगे, व्यक्तिगत व्यवहार को मोरालिटी के रूप में पढ़ा जाता है। हम एथिक्स और मोरालिटी के बीच में जो अंतर है उसका जो अध्ययन करेंगे, या उसके बीच जो सहसंबंध है उसका जो अध्ययन करेंगे, वो अगले वीडियो में। अब जो आपको बताया गया, ये देख सकते हैं, ये सारे जो हैं नैतिकता के उदाहरण हैं। नैतिकता का सामान्य परिचय लेने के बाद आइए हम मानव के बारे में जानते हैं। तो मनुष्य होमो सेपियंस प्रजाति का एक जीव है जो अपने 3 गुणों के कारण अन्य जानवरों से अलग है, और वो गुण है श्रेष्ठ मानसिक विकास, दूसरा है भाषा कौशल यानी स्पष्ट बोलने की क्षमता, और तीसरा है अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़े रहने या बैठने की क्षमता। इन 3 गुणों के कारण ही हम लोग एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी कारण से हम लोग एक कल्चर बियरिंग प्राइमेट कहे जाते हैं, यानी संस्कृति का वाहक। सांस्कृतिक वाहक किसे कहते हैं? ऐसा समाज जो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, विचारों को, अपनी कला को एक समाज से दूसरे समाज में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वहन करता है, स्थानांतरित करता है। दूसरी बात जो बड़ी इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है कि इन गुणों के कारण व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि व्यक्ति फलने, फूलने, विकसित होने के लिए दूसरों के सहयोग पर निर्भर करता है, और जो ही दूसरे आ गए तो इनसे और उनके बीच में जो संपर्क होगा, उस संपर्क को होगी, जो बातचीत होगा, उसको निर्धारित करने के लिए एक मानक की जरूरत होगी, और उसी मानक को कहते हैं नैतिकता। और इस प्रकार से मनुष्य और नैतिकता दोनों आमने सामने आ जाता है, और इनके बीच में जो एक माध्यम बनता है, वह माध्यम जिसके माध्यम से मनुष्य नैतिकता के बातों को आत्मसात करता है और मनुष्य नैतिकता को कुछ अपना योगदान प्रदान करता है, उसे ही, उस माध्यम को ही अंतराफलक कहते हैं। आइए अब अंतराफलक को जानते हैं। अंतराफलक बहुत साधारण सी चीज़ है। यह एक ऐसी प्रणाली है, यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से 2 बिल्कुल अलग, एक दूसरे से स्वतंत्र अस्तित्व वाली प्रणाली एक दूसरे से संपर्क में आती है। जैसे आपके हाथ में रिमोट है तो आप एक अलग प्रणाली है, आपका टेलीविज़न एक अलग प्रणाली है, और रिमोट से जो आप चैनल बदल रहे हैं तो रिमोट क्या हो गया? अंतराफलक हो गया। किसके बीच? आपके और टेलीविज़न के बीच। अभी हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हमारे और आपके बातचीत के बीच में जो ये भाषा है, ये भाषा क्या है? ये अंतराफलक है हमारे और आपके बीच में। ये जो इंटरफेस वर्ड है अंतराफलक, यह कंप्यूटर की दुनिया से लिया गया है। कंप्यूटर की दुनिया में एक डिवाइस है जिसको कहते हैं HID, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसके माध्यम से मनुष्य कंप्यूटर प्रणाली से, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से
में इनपुट डालता है और उससे आउटपुट प्राप्त करता है, जैसे कीबोर्ड, जैसे माइस, जैसे माइक, जैसे वेबकैम, जैसे स्कैनर। ये सभी चीज़ें क्या है? ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। तो आइए अब हम नैतिकता मानव अंतराफलक के कुछ उदाहरण को देखते हैं। इसमें सबसे पहला है अपब्रिंगिंग, लालन पालन। व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार की अपनी परंपरा होती है, किसी समाज का वो अंग होता है, जिस शैक्षणिक संस्थान में पढ़ता है, तो उसका परिवार, उसका समाज, उसके शैक्षणिक संस्थान, ये सभी जो हैं नैतिकता और आपके बीच के अंतराफलक हैं। यानी परिवार के माध्यम से आप में नैतिकता बातों का इनपुट होता है और आप फिर अपने व्यवहार से उसको आउटपुट देते हैं। इसी प्रकार से हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, ये सभी क्या हैं? ये सभी अंतराफलक हैं नैतिकता और मानव के बीच में। उसी तरीके से महान नेता विचारक जैसे कौटिल्य, अशोक, बुद्ध, महावीर, गांधी, भीमराव अंबेडकर साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो सुकरात, प्लेटो, ये सभी लोग जो क्या हैं? यह नैतिकता और मानव के बीच में अंतराफलक हैं। प्राकृतिक कानून यह कहता है कि व्यक्ति में नैतिकता उसका जन्मजात गुण है। तो प्राकृतिक कानून से भी हमें नैतिकता का अंतराफलक मिलता है, जैसे दया, सहानुभूति, उदारता, ये सब क्या हैं? हमारे अंतर्निहित गुण हैं। तो इस अंतर्निहित गुण से जब हम समाज में व्यवहार करते हैं तो ये अंतर्निहित हमारे गुण जो बाहर आते हैं वो जो है अंतराफलक बनाते हैं। इसी प्रकार से सकारात्मक या मानव निर्मित कानून हो गया आईपीसी, सीआरपीसी, जैसे एक समान आचार संहिता की मांग की जाती है। निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता, किसी व्यवसाय विशेष की आचार संहिता, जैसे डॉक्टर्स के लिए होते हैं हिप्पोक्रेटिक ओथ, जिसे अब भारत में बदल करके चरक शपथ कहा जाने वाला है। इन सब के अलावे जो सर्वाधिक इसमें महत्वपूर्ण हैं वो हैं हमारे विवेक, तर्क और अंतरात्मा, हमारी चिंतन प्रक्रिया, ये भी अंतराफलक के ही अंग है। इन सब के माध्यम से ही बाहर से जो नैतिकता की बातें आती हैं उनको हमारे अंदर हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस कर करके हम उसको जब बाहर निकालते हैं तो वही हमारा एटीट्यूड हो जाता है, वही हमारा एप्टीट्यूड बन जाता है, वही हमारी सत्यनिष्ठा बन जाती है, वही हमारा समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता, करुणा, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है यह नैतिकता और मनुष्य के अंतराफलक में आते हैं। सारांश यह है कि नैतिकता व्यक्ति का जन्मजात गुण होता है। नैतिकता का नैसर्गिक सिद्धांत यह कहता है कि नैतिकता का गुण व्यक्ति का अंतर्निहित गुण है। जैसे छोटे बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है, वह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें कोई दुर्गुण नहीं होता है, वो नैतिकता से ओतप्रोत होता है, वह झूठ नहीं बोलता है, परोपकार उसका गुण होता है। आप उसे खाने के लिए रोटी देंगे, वो दौड़ कर बाहर में कुत्ते को खिलाएगा। अगर आप उसे झूठ कहने के लिए कहेंगे तो वो झूठ नहीं बोलेगा। जैसे कि अगर आपका डोरबेल बजता है, कोई व्यक्ति आता है आपसे मिलने के लिए और आपकी इच्छा नहीं है मिलने की, तो आप अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा जाओ अंकल जी को कह दो कि पापा घर में नहीं हैं। और आपका बच्चा जाता है और जाके कहता है कि अंकल जी पापा ने कहा है कि पापा घर में नहीं हैं। दूसरी बात कि नैतिकता सभी सामाजिक समस्याओं का समाधान हो। अगर नैतिकता होगी तो दहेज प्रथा 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अगर नैतिकता होगी तो भ्रष्टाचार 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अगर नैतिकता हो तो चोरी, बेईमानी, ठगी 2 मिनट में समाप्त हो जाए। इसलिए नैतिकता समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं उन सब के जड़ में यही है नैतिकता का अभाव। इसलिए नैतिकता को प्रमोट करने की ज़रूरत है, नैतिकता को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। नैतिकता का न केवल पालन करने की ज़रूरत है बल्कि नैतिकता का पालन कराने की भी ज़रूरत है। इसलिए समाज में नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जो समाज में उच्च नैतिक आदर्शों का पालन किए हैं उनको समाज में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण,
बाला साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने अपने जीवन में उच्च आदर्शों का पालन किया है, इसलिए सभी लोगों के बीच यह सम्मान के पात्र हैं। वहीं जिन लोगों ने नैतिकता के साथ धोखा किया है, समाज उसे कभी माफ़ नहीं किया है। नैतिकता के कारण समाज ने रावण को अगर कभी माफ़ नहीं किया तो समाज ने विभीषण को भी कभी माफ़ नहीं किया। ये गौर करने की बात है कि विभीषण रावण के विरुद्ध धर्म का साथ देते हुए प्रभु श्री राम का साथ दिया था। उसने धर्म का साथ दिया, लेकिन एक श्रीलंका के नागरिक के रूप में, रावण के भाई के रूप में उसने नैतिकता का पालन नहीं किया। यही कारण है कि आज किसी भी समाज में विभीषण नाम का व्यक्ति नहीं मिल जाता है। रावण नाम के व्यक्ति कुछ एक लोग आजकल मिलने लगे हैं, लेकिन विभीषण नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है नैतिकता। इसलिए आप और हम सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि नैतिकता का हर हाल में पालन हो। सिविल सेवा की तैयारी के लिए ही नैतिकता की ज़रूरत नहीं है, नैतिकता की ज़रूरत हर हाल में है। इसलिए दलाई लामा साहब कहते हैं कि नैतिकता केवल जानने की बात नहीं है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नैतिकता करने की बात है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इथिक्स और मोरालिटी के बीच में अंतर को जानेंगे और इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।